नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स लगता है, साथ में डिविडेंड यील्ड क्या होती है, डिविडेंड का फ़ायदा हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उठा सकते हैं। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिविडेंड होता क्या है। दोस्तों, कंपनी अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर को बांटती है, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे कि कोई कंपनी अगर 100 करोड़ रुपए कमा रही है और उसके टोटल 100 ही शेयर होल्डर हैं और उन्होंने कहा है कि हम सारा का सारा 100 का 100 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्टर को बांटना चाह रहे हैं डिविडेंड के रूप में। हर इन्वेस्टर को 1-1 करोड़ रुपए डिविडेंड मिल जाएगा। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। इतना डिविडेंड नहीं होता है क्योंकि शेयर होल्डर की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है और डिविडेंड भी बहुत कम मिलता है। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड के बारे में। दोस्तों, फाइनल डिविडेंड जो एक साल में एक ही बार कंपनी देती है अपने ऑडिटेड रिजल्ट के बाद में, उसको हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। इंटरम डिविडेंड Q1, Q2, Q3 के बाद में अगर कोई कंपनी डिक्लेयर करती है कि हम इतना पैसा डिविडेंड के रूप में बांटेंगे तो उसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। और स्पेशल डिविडेंड ये बहुत कम देखने को मिलता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा पे आउट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनको आ जाता है तो वो स्पेशल डिविडेंड भी दे देते हैं। जैसे कोल इंडिया 1-2 बार स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर देती है, तो ये हमें स्पेशल डिविडेंड कभी कभी देखने को मिलता है और सरप्राइजली होता है। ये कोई फिक्स रूल नहीं होता कि मेरे को 2 क्वार्टर के बाद में देना है, 3 क्वार्टर के बाद देना है। हो सकता है कि वो फाइनल डिविडेंड देने के तुरंत बाद ही दे दे और हो सकता है कि वो 3rd क्वार्टर के बाद दे। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। दोस्तों, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी कंपनी ने, इन्फोसिस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड दिया और करंट मार्केट प्राइस मान लो 1600 रुपये है। राउंड फिगर में मैंने ले लिया है, इससे कम या ज़्यादा प्राइस हो सकता है लेकिन हमें एग्जाम्पल के लिए समझना है ओनली। तो डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस, यानी कि 40 डिवाइड बाई 1600 मल्टीप्लाई बाई 100, ये डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है छोटा सा। और ये सिंपल कैलकुलेशन में भी हम समझ सकते हैं कि 1600 रुपये का शेयर है और 40 रुपये डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड का मतलब है परसेंट, तो 2.5% डिविडेंड यील्ड हो गई। जैसे कि कोल इंडिया अगर 24 रुपये का डिविडेंड देते हैं और करंट मार्केट प्राइस 480 है तो डिविडेंड यील्ड 5% हो गई। लेकिन दोस्तों, कई बार डिविडेंड यील्ड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि हमें लगता है कि डिविडेंड बढ़ा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर शेयर प्राइस गिर जाता है तो डिविडेंड यील्ड भी चेंज हो जाती है। मान लो सेम यही है कि 24 रुपये का डिविडेंड दिया है और करंट मार्केट प्राइस 480 के बजाय 240 रुपये आ जाए, शेयर का प्राइस डाउन हो जाए, तो ये डिविडेंड यील्ड 5% की जगह 10% हो जाएगी। तो कभी कभी हम ऐसे भी उलझ जाते हैं, ऐसे भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि डिविडेंड यील्ड होती क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, डिविडेंड हमें डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिलता है, ना कि हमें ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट में हमारे पैसे ट्रांसफर होते हैं। डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर होंगे। डिविडेंड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिविडेंड की कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो होती है दोस्तों डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, यानी कि Q1, 2 या फाइनल क्वार्टर के बाद में जब कंपनी डिसाइड करती है कि हम ये डिविडेंड दे रहे हैं, उसको डिक्लेरेशन डेट बोलते हैं। डिविडेंड रिकॉर्ड डेट, एक ऐसी डेट रखी जाती है कि उस दिन के बाद किसी के पास अगर शेयर होंगे तो डिविडेंड नहीं देंगे। मान लो कि उन्होंने 31 दिसंबर का टाइम रख दिया कि 31 दिसंबर तक हम चेक करेंगे कि किस किस के पास ये शेयर है। लेकिन इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए वो हमें एक एक्स डेट और दे देते हैं। मान लो कंपनी को खुद को चेक करना है 31 दिसंबर और हमें एक्स डेट वो 1 या 2 दिन पहले दे देते हैं कि आपके पास 30 दिसंबर तक की एक्स डेट है और उससे पहले पहले आपके पास शेयर होने चाहिए। तो हमारे पास एक्स डेट से एक दिन पहले शेयर होना चाहिए, यानी कि 29 दिसंबर तक अगर हम शेयर को खरीद लेते हैं तो हमें डिविडेंड का फायदा मिल जाता है। और लास्ट जो डेट होती है वो डिविडेंड पेमेंट डेट। दोस्तों, डिक्लेयर किया इन्होंने 15 दिसंबर को, मान लो डिविडेंड डेट रखी इन्होंने रिकॉर्ड के लिए 31 दिसंबर, एक्स डेट 30 दिसंबर, लेकिन डिविडेंड पेमेंट डेट इन्होंने रख दी है 5 जनवरी। तो हो सकता है कि ये 5 जनवरी के बजाय 15 जनवरी भी रख दें। तो कहने का मतलब हमारे पास ये शेयर 29 दिसंबर तक होना चाहिए और डिविडेंड कंपनी जो डेट रखेगी उसको डिविडेंड पेमेंट डेट बोलते हैं। एक कन्फ्यूजन और आ जाती है कि मान लो हमारे पास ये शेयर 29 दिसंबर को हमने खरीद लिया, कंपनी डिविडेंड देगी 15 जनवरी को, तो क्या हमें इसके बीच में वो शेयर को रखना कंपलसरी है? नहीं दोस्तों,
एक्स डेट के बाद में आप अपना शेयर कभी भी बेच सकते हो, आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अगर आपने 31 दिसंबर तक ये शेयर रख लिया तो आप 15 दिन के लिए बाउंड नहीं हो, आप अपने शेयर को बेच सकते हो। प्रॉफिट आने पे डिविडेंड आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स रूल की। दोस्तों अगर आपको 10,000 रुपये का डिविडेंड आता है तो कंपनी 10% का TDS पहले काट लेगी, यानी कि 9,000 रुपये आपको रिसीव हो जाएंगे और 1,000 रुपये कंपनी एज ए डिविडेंड एज ए TDS रख लेगी, और ये 9,000 रुपये आपकी इनकम स्लैब में शामिल हो जाएगी। अगर 20% इनकम स्लैब है तो 30% है तो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। अगर आपका टैक्स 1,000 रुपये से कम बनता है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा बनता है तो 1,000 रुपये तो TDS आपका कट गया, बाकी का आप टैक्स पे कर सकते हो इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि सिंगल कंपनी से आपको 10,000 रुपये का डिविडेंड मिलना चाहिए। ये नहीं है कि किसी कंपनी से आपको 5,000 रुपये का मिल गया, किसी कंपनी से आपको 2,000 का मिल गया और किसी कंपनी से 3,000 का मिल गया और टोटल आपको 10,000 रुपये मिले, तो इस कंडीशन में आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा। ये रूल सिंगल कंपनी के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड कंपनी कौन कौन सी है। एक तापड़िया टूल का नाम आता है, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करता हूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो कंपनी हो सकता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, इसका हमें बहुत ज़्यादा जेन्युइन आइडिया नहीं लग पा रहा है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को शेयर मिलते ही नहीं है और ये डिविडेंड दे देते हैं शेयर प्राइस से 3-4 गुना। यानी कि 11 रुपये का अगर करंट मार्केट प्राइस है तो हो सकता है कि ये 20 रुपये का, 25 रुपये का, 40 रुपये तक का भी आपको डिविडेंड दे दे। तो इसके लिए तो मैं रेड फ्लैग कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट जो कंपनी है कोल इंडिया, गुजरात पीपा पावर पोर्ट, ONGC, नेशनल एल्युमिनियम और REC लिमिटेड, इनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, 7%, 8%, 6%, 18%। कहने का मतलब कोल इंडिया फर्स्ट नंबर पे, ONGC सेकंड नंबर पे, नेशनल एल्युमिनियम थर्ड नंबर पे, REC फोर्थ नंबर पे। ये 4 कंपनी आप लॉन्ग टर्म के डिविडेंड के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको डिविडेंड की न्यूज़ मिलेगी कहाँ से। वैसे तो आप किसी भी ब्रोकर अकाउंट में, जहाँ भी आपका अकाउंट है, जीरोडा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, एंजल वन है, पारसराम है, कहीं भी आपके पास अकाउंट है तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उनकी ऐप में मिल जाएगा। लेकिन इजी वे यही रहेगा कि आप डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल को आप सब्सक्राइब करो। उसमें आपको डे टू डे यानी कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है इसका आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं जी कौन कौन सी मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहली बात तो हमें हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि हो सकता है कि प्राइस कम आ गया हो और डिविडेंड यील्ड उनकी ज़्यादा दिख रही हो, तो उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। साथ में कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, हमें अपने टैक्स के अकॉर्डिंग भी डिविडेंड में इन्वेस्ट करना है। हमें ये नहीं समझना कि वो टैक्स फ्री है। साथ में कई बार कंपनी पैन रिकॉर्ड अपडेटेड ना होने के कारण TDS 10% की बजाय 20% काट लेती है दोस्तों। तो हमें अपने डॉक्यूमेंट को भी कंप्लीट संभाल के रखने हैं और अपडेट रहना है, तभी हमें उनका फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों किन किन को डिविडेंड का फ़ायदा उठाना चाहिए, किस ग्रुप के लिए ये सुटेबल रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटायर इनकम इन्वेस्टर के लिए, जो एज्ड भी है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्टेबल इनकम का सोर्स है डिविडेंड। PSU सेक्टर में बहुत अच्छा, जैसे कोल इंडिया मैंने आपको बताया, REC है, नो रिस्क और डिविडेंड की बहुत अच्छी इनकम आ सकती है। यंग इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, डिविडेंड को उनको सेकेंडरी रखना चाहिए, पहले उनका फोकस होना चाहिए ग्रोथ स्टॉक पर, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि जो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे देती है, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा अगर उन्होंने इन्वेस्टर को बांट ही दिया तो उनके पास फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा ही नहीं बचता। तो यंग इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी के ऊपर फोकस करना चाहिए जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, डिविडेंड उनको सेकेंडरी रखना चाहिए। बैलेंस इन्वेस्टर यानी कि आप दोनों तरह की अप्रोच भी यूज कर सकते हो। आपके पास कुछ स्टॉक ऐसे होने चाहिए जो डिविडेंड दे रहे हैं और कुछ स्टॉक ऐसे देते हैं जिनका हमें फ्यूचर में लगता है कि बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है।
साथ में हम एक सिप भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सिप दो तरह की आपको पता ही है, एक म्यूचुअल फंड वाली है, लेकिन मैं अभी इसमें जो बात कर रहा हूँ वो है सिप डिविडेंड पिक। यानी कि आप कोल इंडिया के हर महीने अपनी सैलरी बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग 5 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर आप लेके रखते रहो। REC के आप 1 शेयर ले लिया, कोल इंडिया का आपने 1 शेयर ले लिया। कहने का मतलब आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में सिप करते रहो और अपना जो मेन आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में लगाओ। दोस्तों ये थी कंप्लीट डिविडेंड के बारे में न्यूज। कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक करना। आपको क्या डिविडेंड टैक्स रूल के बारे में पहले से पता था तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।